गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया अध्याय प्रारंभ करेंगे सम्राट अशोक, जिसका काल है 273 ईसा पूर्व से 256 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित एवं बिंदुसार द्वारा पोषित एवं संरक्षित विशाल साम्राज्य के सुयोग्य उत्तराधिकारी अशोक ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 273 ईस्वी में ईसा पूर्व में सत्ता को संभाला। अशोक का शासनकाल प्राचीन भारतीय इतिहास का अत्यंत गौरवशाली काल था, क्योंकि इस काल में अशोक ने अपनी असाधारण कुशलता एवं क्षमता से भारत को सर्वोन्मुखी उन्नति प्रदान की थी। इस कारण से अशोक का जो समय है वह बहुत ही गौरवशाली काल माना जाता है, और यह माना जाता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में शायद ही ऐसा कोई शासक हुआ था जो अशोक के समान सर्वगुण संपन्न, क्योंकि उसकी जो अमर कीर्ति का आधार है उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं जो विश्व के इतिहास में अतुलनीय मानी जाती हैं। अशोक के शासनकाल की हम इतिहास को जानने के जो साधन हैं, तो उसमें उसके शासनकाल की बहुत सारी हमें जानकारी, बहुत सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं, और उन साक्ष्यों को हम मोटे तौर पर दो भागों में व्यक्त करते हैं। पहला आता है साहित्यिक स्रोत या साहित्यिक साक्ष्य। इसके अंतर्गत दीपवंश, महावंश, बुद्धघोष की रचनाएं, दिव्यावदान, आर्यमंजूश्री मूलकल्प, राजतरंगिणी, पुराण कथाएं, अशोकावदान माला, ये आदि प्रमुख हैं जो साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत आती हैं, जिनके द्वारा हमें अशोक के प्रारंभिक जीवन और बाकी घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में इसके अलावा जो साहित्यिक स्रोत हैं ये तो है ही, उसके अलावा हमें विदेशी यात्रियों के विवरण में, विशेष रूप से चीनी लेखकों फाहियान, हेनसांग, इसिंग, उनसे भी हमें अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त मिलती है। दूसरा आता है पुरातात्विक या अभिलेखीय सामग्री। उसमें उसके स्वयं के जो अभिलेख हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। सर्वप्रथम टीपेंथेलर था, उसने 1750 ईस्वी में अशोक स्तंभ का पता लगाया था दिल्ली में, और इसको पढ़ने का जो सबसे पहला प्रयास किया गया था, जिसने सफलता प्राप्त की थी, वो थे जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में सफलता प्राप्त की इसको पढ़ने में, अभिलेखों को पढ़ने में। उससे पहले प्रयास किया गया था लेकिन पढ़ नहीं पाए थे, और पहली बार इनको पढ़ने में सफलता प्राप्त हो गई थी। अशोक के जो अभिलेख हैं वो विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं। ये अभिलेख उसके शासनकाल की महत्वपूर्ण बातों और उनकी आंतरिक विचारधाराओं से हमें अवगत कराते हैं। अशोक के अभिलेख जो कई प्रकार के, उनमें शिलालेख, स्तंभलेख, गुफालेख ये हैं। शिलालेखों में बड़े लेख और लघु शिलालेख भी हैं। तो इन सब से हमें अशोक के बारे में, उसकी कृतित्व के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके समय की घटनाओं के बारे में, विजय अभियानों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। स्तंभलेख संख्या में 7 हैं। गुहा अभिलेख हैं जो संख्या में 3 हैं, जो बराबर उसकी गुफाओं में हैं। तो इस प्रकार इन सबसे हमें अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त 150 ईस्वी के रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख व नागार्जुनी गुफा अभिलेख से भी हमें अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब अगला आता है अशोक का प्रारंभिक जीवन। अशोक को उसके अभिलेखों में सामान्यतः देवानाम प्रिय किस शब्द से संबोधित किया गया है? देवानाम प्रिय तथा प्रियदर्शी, इससे संबोधित किया गया है, और कहीं कहीं राजा का भी उल्लेख मिलता है। इन 3 मुख्य रूप से देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी और राजा। उसका जो अशोक नाम का उल्लेख है वो केवल 2 मुख्य रूप से, मास्की और गुर्जरा,
इसमें उल्लेख मिलता है। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें भी अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। अशोक के जो प्रारंभिक जीवन है उसके लिए हमें मुख्य रूप से बौद्ध साक्ष्यों और सिंगली जो अनुश्रुतियाँ हैं उन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी बताया गया है, जो कि ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ बौद्ध ग्रंथों में पासादिका, दर्शनीय आदि नाम का भी उल्लेख मिलता है। महाबोधि वंश जो बौद्ध ग्रंथ में, उसमें उसकी माता का नाम धम्मा बताया गया है। इसके अलावा दीपवंश और महावंश में बताया गया है कि बिंदुसार की 16 रानियाँ थीं और उसका 101 पुत्रों का उल्लेख किया गया है। उसके अलावा ये कहा गया है कि सुशीम उसका सबसे बड़ा पुत्र था। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया है कि जो अशोक था स्वयं, उसके भी कई रानियाँ थीं। इस तरह का उल्लेख हमें मिलता है। उसके जो रानियों का जो उल्लेख किया गया है उनमें महादेवी, तिस्सरक्षिता, असंधमित्रा, पद्मावती तथा कारुवाकी ये मुख्य रानियाँ थीं। और उसके जो पुत्र थे उनमें 2 पुत्रियाँ थीं, संघमित्रा और चारुमती। पुत्र में 2 पहले पुत्रों का उल्लेख मिलता है, कुणाल तथा महेंद्र। उसके अलावा तीसरा पुत्र जो जालौक था उसका उल्लेख रास्तरंगिणी में मिलता है। और उसके अलावा एक पुत्र का और उल्लेख मिलता है तीवर का भी उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार अशोक के जो अभिलेख हैं उनसे हमें प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी नहीं मिलती। प्रारंभिक जीवन के लिए हमें मुख्य रूप से बौद्ध साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। उनसे यह हमें ज्ञात होता है, बौद्ध जो स्रोत हैं उनसे ज्ञात होता है कि उसके जो 101 भाई या 100 भाई थे, तो उसने अपने 99 भाइयों का हत्या की थी और उसके बाद उसने राज सिंहासन को प्राप्त किया था। तो इस प्रकार का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। लेकिन ये भी है कि जब वह शासक बना उससे पहले वह प्रांतीय शासक के रूप में रहा था। प्रांतीय शासक के रूप में उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथों से भी मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में यह लिखा है कि अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में प्रांतीय सूबेदार के रूप में शासन संबंधी अनुभव प्राप्त कर लिया था। सर्वप्रथम वह उसको अवंती का सूबेदार बना गया था और कुछ समय पश्चात उसे बिंदुसार ने, जब उसने अवंती में विद्रोही तत्वों का समाप्त कर दिया था, शांति व्यवस्था कायम कर ली थी, तो उसकी योग्यता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था बिंदुसार और उसने कुछ समय पश्चात तक्षशिला का सूबेदार बना करके भेज दिया था। तक्षशिला का इसलिए बनाया था क्योंकि वहाँ पर जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनके विरुद्ध जनता ने विद्रोह कर दिया था। तो अशोक इस तक्षशिला को विद्रोह को भी दबाने में सफल रहा था। और यह था कि जब बिंदुसार के अंतिम दिन थे वह उस समय तक्षशिला में ही विद्रोह का दमन कर रहा था और वहाँ उसे बिंदुसार के रोगग्रस्त होने का समाचार मिला, तो वह पाटलिपुत्र की ओर उसने प्रस्थान किया था। तो इस प्रकार का उल्लेख हमें साहित्यिक ग्रंथों से मिलता है। तो जब वह पाटलिपुत्र की ओर लौटा था तो उस समय सुशीम भी था, जिसको बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और दूसरी तरफ अशोक को मंत्रियों का समर्थन प्राप्त था, जिसमें विशेष रूप से खलाटक और राधा गुप्त मुख्य थे, उनका उसको क्या था, समर्थन प्राप्त था। तो उनका समर्थन प्राप्त करके फिर अशोक और सुशीम के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें अशोक विजयी हुआ और उसने सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इस तरह का उल्लेख बौद्ध स्रोतों में प्राप्त होता है। तो उत्तराधिकार यह संघर्ष रहा था, बिंदुसार के समय में ही यह प्रारंभ हो गया था और उत्तराधिकार संघर्ष के बाद लगभग यह 4 वर्ष तक चला और उसके 4 वर्ष के पश्चात अशोक का राज्याभिषेक किया गया था। तो बौद्ध ग्रंथों से यह हमें ज्ञात होता है कि बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात, उसकी मृत्यु हो गई थी 273 ईसा पूर्व में। उस समय अशोक तुरंत शासक बन गया था सुशीम वहाँ पर आकर के, लेकिन उसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 269 में,
यानी कि 4 साल के बाद। तो 4 साल का हमें अंतराल देखने को मिलता है। और यह जो अंतराल है यह किसका समय था? उत्तराधिकार संघर्ष का समय था। दीवंश, महावंश, दिव्यावधान, महाबोधि वंश, तिब्बती, चीनी साक्ष्य, इन सब से यह ज्ञात होता है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए उसके पुत्रों में संघर्ष हो गया था। और इस संघर्ष में अशोक ने अपने बड़े भाई सुशीम को परास्त करके मार डाला था और मगध के सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। इस सिंहासन में इस जो संघर्ष हुआ था इसमें कितने भाई मारे गए यह विवादास्पद है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 99 भाई मारे गए, परंतु पूरी तरह से बौद्ध ग्रंथों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पर ये निश्चित है कि उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था, क्योंकि बिंदुसार अपने ज्येष्ठ और प्रिय पुत्र सुशीम को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, जबकि उसका जो प्रधानमंत्री था खल्लाटन और मंत्री राधागुप्त वो अशोक के पक्ष में थे। अतः बिंदुसार की मृत्यु के बाद इन मंत्रियों की सहायता से अशोक ने सिंहासन को तो अधिकृत कर लिया, किंतु सुशीम के नेतृत्व में जो गृह युद्ध हुआ था उसको समाप्त करने में उसे लगभग 4 वर्ष का समय लगा और उसने सुशीम और उसके समर्थक भाइयों और साथियों को युद्ध में मारा। उसके बाद अशोक का राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार का हमें उल्लेख मिलता है। तो अशोक ने इस संघर्ष में उन सभी भाइयों को मारा जो उसका विरोध कर रहे थे और उसके बाद 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ। यह कहना कि उसने अपने सभी भाइयों की हत्या कर दी यह पूरी तरह तर्क संगत प्रतीत या सत्य प्रतीत नहीं होती, क्योंकि अशोक के 5वें शिलालेख में उसके जीवित भाइयों और परिवार का उल्लेख मिलता है। कौन से शिलालेख में उल्लेख मिलता है? 5वें शिलालेख में। 5वें शिलालेख में उसके भाई और परिवार का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो संभवतः उत्तराधिकार के युद्ध में अशोक ने कुछ भाइयों की हत्या की हो, क्योंकि उसकी गद्दी पर बैठने और राज्याभिषेक में जो 4 साल का अंतराल मिलता है, तो कुछ भाई जिन्होंने सुशीम का पक्ष लिया हो उनकी हत्या अशोक के द्वारा की गई हो, जिन्होंने उसका विरोध किया हो, और संभवतः कुछ भाई तो जीवित हो। जो भी हो, लेकिन उत्तराधिकार संघर्ष अवश्य हुआ और अपने भाइयों की हत्या करने के पश्चात अशोक ने राज सिंहासन को प्राप्त किया और अपना राज्याभिषेक करवाया। अब आता है अशोक ने शासक बनने के पश्चात कौन कौन से विजय अभियान किए थे। तो सबसे पहला जो विजय अभियान उसके द्वारा किया गया था वो आता है कश्मीर की विजय। इसका उल्लेख हमें मिलता है कल्हण की राजतरंगी में। कल्हण की राजतरंगी के अनुसार अशोक ने कश्मीर की विजय की थी और वहाँ पर श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी। इस तरह का उल्लेख मिलता है, क्योंकि अशोक ने भी अपने जो पूर्वजों की साम्राज्यवादी नीति थी उसका अनुसरण किया और उन सभी प्रांतों पर आक्रमण किया जो मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे या अर्ध स्वतंत्र थे। तो कश्मीर के बारे में भी यही कहा जाता है कि उस समय कश्मीर शायद कुछ स्वतंत्र हो गया होगा, क्योंकि अशोक के लिए यह कहा जाता है कि अशोक ने केवल एक ही विजय अभियान किया था, कलिंग विजय, यह उल्लेख मिलता है। और कश्मीर विजय का जो उल्लेख मिलता है वो राजतरंगी में भी मिलता है। तो यह माना जाता है कि अशोक ने जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो कार्य पूरा कर दिया गया था उसे अशोक ने अपनी शक्ति के द्वारा पुनः व्यवस्थित किया हो। दूसरा विजय अभियान आता है कलिंग विजय। कलिंग विजय का उल्लेख हमें 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक का जो 13वां शिलालेख है इसमें इसका उल्लेख किया गया है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय की और इसका उल्लेख मिलता है 13वें शिलालेख में। इसका मुख्य कारण क्या था विजय अभियान करने का? कि नंद वंश के पतन के बाद कलिंग स्वतंत्र हो गया था, अतः सुरक्षा की दृष्टि से कलिंग को जीतना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्री और स्थल मार्गों पर मौर्यों का नियंत्रण आवश्यक था।
तो इसलिए उसको जीतना जरूरी था। यदि कलिंग देश स्वतंत्र रहता तो समुद्री और स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार हो रहा था उसमें भी बाधा उत्पन्न होती। तो कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिलाना आवश्यक था। तो अशोक का जो सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध था और अंतिम युद्ध वो क्या था? कलिंग राज्य के विरुद्ध। यद्यपि बिंदुसार का काल था उस समय तक तो कलिंग और मगध में राजनीतिक संबंध थे, लेकिन जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ था, उस स्थिति का लाभ उठा करके कलिंग ने पूर्ण स्वतंत्रता का उपयोग करना शुरू कर दिया था। तो अशोक के लिए आवश्यक हो गया कि वह कलिंग को जीते, उसको दंड दे और पूरी तरह से उसको अपने उसमें मिला ले। तो इसमें एक युद्ध हुआ और बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। इसका अनुमान किससे लगाया जा सकता है कि इस युद्ध में 1,00,000 व्यक्ति मारे गए थे, 1.5 लाख व्यक्ति कैद हुए थे और उससे कहीं अधिक व्यक्ति भूख और रोग के कारण मृत्यु के शिकार हो गए थे। इस युद्ध में कलिंग की पराजय हुई थी। उसको पराजित होने के बाद कलिंग को मगध का प्रांत बना दिया गया, एक प्रांत बना दिया गया और तोशाली उसकी राजधानी बना दी गई थी। इस युद्ध के बहुत महत्वपूर्ण परिणाम हुए। यह युद्ध एक बहुत ही युगांतकारी घटना मानी जाती है। सबसे बड़ा परिणाम क्या हुआ कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। जो भीषण नरसंहार हुआ था उस दारुण स्थिति को देख करके उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने यह शपथ ली, प्रतिज्ञा की कि वह साम्राज्य विस्तार के लिए कभी भी शस्त्र ग्रहण नहीं करेगा और उसने युद्ध विजय के स्थान पर धर्म विजय को अपना लिया। यानी भेरी घोष को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर धर्म घोष को उसने अपना लिया। तो इस प्रकार इससे उसने क्या करा, जो चंडाशोक की उसकी जो प्रवृत्ति थी उससे वो धर्माशोक में परिवर्तित हो गया। उसके अलावा उसने अपना जो सारा जीवन है उसने जन कल्याण में लगा दिया। धर्म प्रचार में उसने अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया। धर्म प्रचार यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए और धम्म जो उसने अपनाया था उसके प्रचार के लिए उसने अपना जीवन अर्पित कर दिया। उसने प्रजा की नैतिक भौतिक उन्नति में अपना सर्वस्व लुटा दिया। उसने ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जो अधिक से अधिक जनता की भलाई कर सके। इसके अतिरिक्त अब वह अहिंसा व सहिष्णुता का प्रचारक बन गया और बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। तो यह जो निसंदेह जो एक युद्ध था, एक युग निर्माणक घटना मानी जाती है। वह अब सैनिक विजय के नीति के स्थान पर क्या बन गया, शांति प्रिय नीति को अपनाने वाला बन गया। तो इस कारण इसे मगध और भारत के इतिहास में एक विस्तारवादी युग के स्थान पर राजनीतिक शांति, सामाजिक उन्नति और धर्म प्रचार के युग का प्रादुर्भाव हुआ। तो इस कारण यह एक बहुत ही युग परिवर्तनकारी घटना मानी जाती है कलिंग का युद्ध। इसके संदर्भ में डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने इस प्रकार इसको व्यक्त किया है। कलिंग विजय के बाद राजाओं तथा सम्राटों की राज्य विस्तार की लालसा व उसके परिणाम स्वरूप संघर्ष की नीति जो बिंबिसार के अंग प्रदेश की विजय से प्रारंभ हुई थी, लुप्त हो गई। इसके बाद दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय के युग का आविर्भाव हुआ। तो इस प्रकार यह जो कलिंग युद्ध है एक युग परिवर्तनकारी घटना है। उसके बाद अशोक पूरी तरह से बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था और उसने अपना संपूर्ण जीवन किस में लगा दिया, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में, जनता के नैतिक और भौतिक कल्याण में। उसका मुख्य उद्देश्य केवल क्या हो गया, जनता का अधिकतम कल्याण करना। तो आगे जो मैं आप लोगों को बताऊंगी वो अशोक और उसके बौद्ध धर्म के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।